हेलो गाइस, माई सेल्फ लोकेश और आज अपन क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं 8, क्योंकि नीट और जे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज चैप्टर किस पे बेस्ड होगी, सॉल्यूशन वाले चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट, इक्वल मोल ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन आर मिक्सचर। यानी कि अपने पास एक तो बेंजीन है और एक टॉल्यूइन है, दोनों के इक्वल मोल को अपन ने मिक्स करा है। आगे बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन प्योर स्टेट। हम अपन को दे रखी है एक तो 700 एक 600 एम ऑफ एच जी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर अपन को बेंजीन और टॉल्यूइन का प्योर स्टेट में दे रखा है। आगे बोल रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट। तो अपन को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का वेपर फेज के अंदर। एक काम करो, मैं बेंजीन को यहाँ पे ए मान के कंसिडर करता हूँ। ठीक है, टॉल्यूइन को मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे बेंजीन और टॉल्यूइन लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखो, अब अपन को एक फॉर्मूला होता है अपने पास पी गैस, जिसका भी निकालते हो पी गैस इक्वल टू होता है अपने पास वाई गैस इंटू पी टोटल। ठीक है, ये आता है अपने पास डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग। किसी भी गैस का आपको पार्शियल गैस निकालना है, मान लो कि ए मुझे बेंजीन का बेंजीन के केस में लेना है, तो पी ए इजिकल टू वाई ए इंटू पी टोटल। ठीक है, तो अपन को वाई ए निकालना है। वाई ए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे वेपर फेज के अंदर, यहाँ पे अपने पास वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, वही अपन को निकालनी है, वेपर स्टेट के अंदर मोल फ्रैक्शन। तो वाई ए इजिकल टू अपने पास क्या हो जाएगा, पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। ठीक है, तो पी ए कैसे निकालेंगे, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर। देखो, अपने पास यहाँ पे पी ए बराबर अपने पास होता है इसकी मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर इंटू पी इसका प्योर फॉर्म के अंदर इसका वेपर प्रेशर। एक इसके टर्म्स में हम बेंजीन की, तो बेंजीन का देखो आप, इसकी मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, लेकिन मोल फ्रैक्शन के लिए बोला है यहाँ पे एक दोनों का इक्वल है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल का रेशियो। तो बेंजीन और इसका वन मोल, अगर आप इसको वन मोल इक्वल मोल मान लोगे वन। ठीक है, मोल ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई मोल ऑफ टोटल सॉल्यूशन, मतलब बेंजीन प्लस टॉल्यूइन के मोल, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू। मोल फ्रैक्शन कितना आएगी सबके केस में हाफ, क्योंकि बी मोलर है। ठीक है, तो एक्स ए की वैल्यू अपने पास आ गई हाफ। ठीक है, इंटू पी ए नॉट कितना है, पी ए नॉट प्योर फॉर्म में बेंजीन का अपन को दे रखा है कितना, 700 एम ऑफ एच जी। ठीक है, ये आ गया अपने पास पी ए की वैल्यू। ठीक है, अब पी ए की वैल्यू आ गई अपने पास टोटल कितनी, वैल्यू पुट कर दो। अपने पास आई है 0.5, बोल सकते हो डायरेक्ट 0.5 इंटू कितना आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाई पी टोटल। अब पी टोटल कैसे लेके आओगे, पी टोटल लाने के लिए आपको पता है पी टोटल किसी का भी होता है अपने पास पी ए प्लस पी बी। ठीक है, और आपको पता है कि जो पी ए जो है अपन ने कैलकुलेट करा है, मतलब ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं अपन, पी ए बराबर हो जाएगा अपने पास एक्स ए इंटू पी नॉट ए, और पी बी बराबर कितना हो जाएगा अपने पास हो जाएगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो ये वैल्यू आप पुट करोगे। ठीक है, एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो वैल्यू पुट करो, इसको नीचे कर लेते हैं। तो अपने पास एक्स ए की वैल्यू है 0.5, हाफ मोलर आएगी अपने पास, क्योंकि इतनी मोलर है तो 1/2 मतलब कितना आएगा 1.5। यहाँ पे इसकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, पी ए नॉट की वैल्यू तो अपन को पता ही है, दे रखी क्वेश्चन के अंदर 700 है एम ओ एच जी, प्लस एक्स बी कितना है, एक्स बी भी इतना ही होगा 0.5। ठीक है, और अपने पास पी ए नॉट बी जो होगा अपने पास पी नॉट बी कितना है अपने पास, सस्ता एम ऑफ है कि प्योर फॉर्म के अंदर टॉल्यूइन का वेक्टर पोजीशन। इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो आंसर अपने पास आ जाएगा 0.5 इंटू ये कितना हो गया 600 कॉमन प्लस 700 कितना हो जाएगा ये 1300। और इसको आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो पी टोटल की। पी टोटल की आ गई अपने पास 0.5 इंटू 1300। ठीक है, ये 0.5 से 0.5 कैंसिल आउट। अपने पास फाइनली आंसर आ गया, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, तो फाइनली आ गया अपने पास 7/13। तो ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर आएगा अपने पास। इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 0.54 के समथिंग
तो ये अपने पास आ गया वाई ए बराबर, ठीक है, जो कि आंसर आ गया अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट। ऑप्शन नंबर आ गया अपने पास 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर P at 273 Kelvin temperature when the 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका अपने को वेपर प्रेशर P0 ऑस्मोटिक प्रेशर P1 है, और ये है अपने पास 10 ग्राम यूरिया जिसके रेस्पेक्ट में P2 है, और 10 ग्राम सुक्रोज है जिसके रेस्पेक्ट में P3 है। अब अपने यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे आर डिजोल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर रिलेशन बताना है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है कि पाई इक्वल टू क्या होता है अपने पास, आयोटा सी आर टी, यही होगा। टेम्परेचर सबके लिए सेम है, आर की गैस की कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, और इसका मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आयोटा इंटू सी के। आयोटा भी देखिए यहाँ पे सबके केस में आई थिंक 1 है क्योंकि ग्लूकोज है, क्योंकि डिसोसिएट नहीं होगा। यूरिया है इसके केस में 1 होता है, सुक्रोज है इसके केस में 1 होता है, तो आयोटा भी सबके लिए सेम हो गया। इसका मतलब पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी के, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर उसका उतना ज्यादा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, सी देख लो आप। अब अब हम बात करें सी क्या होती है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होती है मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मोल ऑफ सॉलिड डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सबका फिक्स है 250 ml है, ठीक है, इसका मतलब ये भी सीन है। इसका मतलब अपने पास पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोल के, बोल सकते हैं अपन। और मोल्स भी अगर अपन इसको डिसोसिएट करें तो मोल्स बराबर होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास। अब देखिए अपने पास यहाँ पे अगर बात करें, मास तो सबका सेम है, 10 ग्राम है, इसका भी 10 ग्राम है, यूरिया का भी, इसका भी 10 ग्राम है, तो मास तो सबका सेम है भाई। तो इसका भी पाई बराबर क्या होगा, एंटी प्रोपोर्शनल हो गया 1 मॉलिक्यूलर मास के। अब यहां से क्या पता चला, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका पाई उतना कम। मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा, सुक्रोज का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 342, ठीक है। यूरिया कितना हो जाएगा 60, और इसका कितना होता है ग्लूकोज का 180। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका, सुक्रोज का। तो सुक्रोज के रेस्पेक्ट में कितना है, वो सबसे कम होगा, P3 की वैल्यू सबसे कम, ऑप्शन में देखो ये रहा। उसके बाद में देखो, उसके बाद में कौन आएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज के रिएक्शन P1। फिर देन उसके बाद में सबसे कम मैक्सिमम जो आएगा वो जिसका मोलर मास कम होगा, इनके साथ उसका है रिएक्शन में P2, यानी ऑप्शन अपने पास राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसा होगा। क्वेश्चन 3 देखो, द रेशियो ऑफ वैल्यू एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर अपने पास ये कंपाउंड दे रखा है 2, ये कंपाउंड दे रखा है, दोनों कंपाउंड है, इसके अपन को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब रेशियो बताना वैल्यू का। देखो कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ के फॉर एफ ई हॉल्ट हॉल, यहाँ पे हॉल लगा लो, ये ई बन गया, मतलब के फॉर एफ ई सी एन हॉल 6 divided by colligative properties of Fe for Cn whole 6। अरे यार तो थोड़ा ढंग से लिखो ना, Fe for, ठीक है, Fe एंड Cn whole 6 इंटू 3, ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इनका अगर रेशियो अपन बताएंगे, रेशियो अपन को यहाँ से पता चल जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयोटा के। यहाँ पे आयोटा नंबर कितना है, आयोटा कैसे निकाले, जितने आयंसों के अंदर डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब ये अपने पास के फॉर एफ ई सी एन होल 6 जो है कैसे डिसोसिएट होगा, आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कुछ ये वाला आयनिक पार्ट होगा,
ये आयनिक पार्ट डिसोसिएट होगा अपने पास 4 के प्लस में एंड प्लस FeCN ऑल 6 माइनस 10। ठीक है, ये कितना आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पे ये डिसोसिएट होगा तो इधर नंबर ऑफ आयन कितना है 4, तो ये +1 है ये। ठीक है, तो 4 + 1 आयोटा की वैल्यू होगी अपने पास टोटल 5। तो इसके केस में तो कितना आ गया 5 आयोटा की वैल्यू, और इसके केस में आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी देखो। ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये होगा Fe लिख देते हैं CN होल 6 होल 5, ये डिसोसिएट हो गया अपने पास 4Fe में। ठीक है, इसमें 4Fe बनेंगे Fe+3 एंड ये बनेगा अपने पास FeCN और 6, ये बन जाएगा अपने पास क्या +4। ठीक है, इसका 3 बनेगा, मतलब 4 ये और 3 ये टोटल कितना हो गया 7। तो इसके लिए आयोटा की वैल्यू 7 होगी, इसके लिए 5 होगी। ये है अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऊपर वाला हो गया अपने पास 5 और नीचे वाला हो गया अपने पास 7, तो 5/7। तो आप करोगे सॉल्व तो कितना आएगा देखिए 0.71 के समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर अपने पास 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, अपन को दो दे रखी है, एक मोलरिटी दे रखी है Na2SO4 की, आइसोटोनिक हो रहा है किसके साथ 0.1 मोलर ग्लूकोज के साथ। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 से अपन को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बतानी है कितना डिसोसिएट होगा। तो देखो इसके लिए अपन बोलते हैं आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है तो इसके पाई की वैल्यू सेम होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर की दोनों के लिए सेम होगी आइसोटोनिक के केस में। आइसोटोनिक के केस में इनकी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। ठीक है, पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसके केस में मैं पाई 1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसके केस में, इसके केस में अपने पास पाई 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो पाई बराबर होता है अपने पास आयोटा TRT, यही होगा। यहाँ पे टेम्परेचर सबके लिए सेम है, गैस आर की वैल्यू सेम है। ठीक है, सबके लिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा आगे जाके। तो अब अपने पास पाई 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आयोटा 1 इंटू C1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और पाई 2 कितना हो जाएगा आयोटा 2 इंटू C2। तो ये हो गया अपने पास आयोटा 1 C1 इक्वल टू आयोटा 2 C2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मोलरिटी अपन को दे रखी है C1 ये रही, C2 ये रही। तो वैल्यू पुट कर दो, अपने पास आयोटा 1 की तो वैल्यू है 0.004 इंटू C1 कितना है। अच्छा, C1 अपने रख दिया आयोटा, अपन को निकालना है यहाँ से, ये तो है अपने पास C1, आयोटा 1 है आपको निकालना है। ठीक है, आयोटा 1 आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से, इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी होगी आयोटा के लिए, ग्लूकोज आपको पता है कि डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसका आयोटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 पुट करो इंटू C2 कंसंट्रेशन कितनी है कि 0.01 मोलर। तो आप आयोटा 1 बराबर अपने पास कितना आ जाएगा देखिए 0.01 डिवाइड बाई 0.004। तो आप इसको सॉल्ट आउट करोगे, तो सॉर्ट आउट करोगे 10⁻³ 10⁻², ऊपर जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा 10/4। तो 10/4 अपने पास आयोटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे इसको भी आप सॉर्ट आउट करोगे तो ये कितनी बार जाएगा 2.5 2.5 आ गया अपने पास आयोटा की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में Na2SO4 के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर निकाले इसका, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में होता है अपने पास, इसका फॉर्मूला कैसे आता है, वो होता है अपने पास आयोटा इजिकल्स टू, अच्छा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं ना, तो अल्फा इजिकल्स टू हो जाएगा आयोटा -1 डिवाइडेड बाई n-1। किसके केस में निकाल लेते हैं अपन Na2 और ले लो इसको Na2 शब्द करा N2SO4।
Na2SO4 के केस में अपन निकाल रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसके केस में आयोटा की वैल्यू आ गई अपने पास 2.5 -1 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू ये है अपने पास, कैसे डिसोसिएट होगा ये 2Na प्लस के अंदर और हो जाएगा SO4 -2n के अंदर। तो एक दो आयन इसके एक आयन इसका, टोटल कितना आयन हो गया 3, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी 3 - 1। तो आयोटा अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको भी आप सॉर्ट आउट करोगे कितना आ जाएगा ये आएगा अपने पास 0.75, मतलब कितना परसेंट आयनाइजेशन हो रहा होगा, डिसोसिएशन 0.75, तो आप बोल सकते हो 75%, 75% डिसोसिएट हो रहा है। तो आंसर अपने पास आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5, what is the correct sequence of osmotic pressure of 0.1 molar aqueous solution। मतलब अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है जिनकी जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी अपन को कंसंट्रेशन दे रखी है। अब ए के केस में है, बी के केस में, सी के केस में और डी के केस में। इस पे बोल दिया इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका π1 π2 π3 एंड π4 रेस्पेक्टिवली इन डेज में है, तो अपन को रिलेशन बताना है। तो रिलेशन मैंने आपको बताया कि पाई इक्वल टू होता है आयोटा CRT, पहली बात तो ठीक है। टेम्परेचर सबके केस में सेम है, आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट की सेम है। आप मोलरिटी की बात करें तो कंसंट्रेशन यहाँ पे सबके केस में सेम है, ठीक है भाई ये भी सेम है, यानी कि पाई डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया आयोटा के। अब आयोटा की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो आप 100% आयनाइजेशन मान के करते हो तो ये कितने बार डिसोसिएट होगा, ये अपने पास ये Al2SO4 होल साइज है फॉर्मूले में, ठीक है मिस्टेक हो रखी है इसमें। अब देखो अपने पास अगर Al2SO4 होल साइज को कैसे डिसोसिएट होगा, अपने पास 2Al+3 एंड 3SO4 -2 आयन। तो नंबर ऑफ कितना आ गया देखो, एल्यूमिनियम क्या है अपने पास नंबर 2 और SO4 माइनस क्या है 3, तो 2 + 3, तो टोटल नंबर आयोटा कितना आ गया 5। ये तो है फर्स्ट के केस में, आयोटा बराबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 आ गया। इसके केस में कितना आ जाएगा, ऐसे तो देख लो यहाँ पे पोटेशियम 3 है, SO4 का एक मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब अपने पास 3 + 1 कितना आ गया आयोटा की वैल्यू यहाँ पे 4। ऐसे इसी केस में देखो बेरिलियम 1 है, क्लोरीन 2 है, तो इस केस में कितना आ गया आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे डिसोसिएट होने के बाद में 3। यूरिया के केस में आपको पता है ये डिसोसिएट होगा नहीं, तो इस केस में ये 1 रहेगा। अब देखिए अपने पास इसके रेस्पेक्ट में थी सबसे ज्यादा π1, तो सबसे मैक्सिमम नंबर आया 5, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑटोमेटिक सबसे ज्यादा होगा, तो π1 का सबसे मैक्सिमम होगा। π1 किधर गया ये रहा। उसके बाद में है 4 नंबर वाला π2, तो इसके बाद में है 3 नंबर वाला π3 और π4, सबसे कम होगा उसमें भी कोई उसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास सेकंड राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको भी खत्म कर डालते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर है भाई साहब अपने पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन इन एक्वस मीडियम विल बी हाईएस्ट। देखो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट अपन से पूछा, क्या पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी इक्विमोलर सॉल्यूशन है, सबकी मोलरता जो है वो सेम है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अपन डेल्टा TF इक्वल टू होता है अपने पास के उसके रेस्पेक्ट में आयोटा इनटू अपन बोलते हैं स्मॉल एन, अच्छा ये लगाते हैं कांस्टेंट KF इनटू स्मॉल एन, ठीक है। अब बोला है कि यहाँ पे जो भी है एक्वस के लिए है, एक्वस के केस में जो होता है कांस्टेंट वो सेम होता है, मतलब ये डिपेंड करता है किस पे सॉल्यूट के ऊपर, ठीक है, जो कि सब में सेम है, एक्वस सॉल्यूशन है H2 ही हो सकता है अंदर सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट सबके लिए सेम होगा,
तो सॉल्वेंट के केस में तो के एफ की वैल्यू सेम होगी, मतलब डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आयोटा इंटू एम के। एम क्या है, मोलरिटी, इक्वी मोलर है, तो इक्वी मोलर के केस में तो ये भी सेम हो गया, मतलब डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आयोटा के। ठीक है, यानी कि आयोटा जिसका ज्यादा उसका डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा, लेकिन डेल्टा टी एफ होगा क्या, मतलब अपने पास होगा ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा कि जिसका ये जो डिफरेंस जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तो एंटी प्रोपोर्शनल में जाता है इस आयोटा के। तो फ्रीजिंग पॉइंट आप बोल सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली अगर इसका बनाना चाहो, फ्रीजिंग पॉइंट एंटी प्रोपोर्शनल होता है अपने पास आयोटा से। ठीक है, कॉलिगेटिव आयोटा क्या है यहाँ पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो, बाकी इससे भी निकालना चाहोगे तो भी एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। जितना ज्यादा मतलब टेम्परेचर जितना वो होगा कम, उतना ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकल के आएगा, मतलब उतना जितना कम होगा, जितना यहाँ से कम होगा उतना ही कम निकल के आएगा। तो ओवरऑल बात ये है कि अपने पास यहाँ पे निकाल लो आयोटा की वैल्यू जितनी ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम। तो हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट के लिए अगर इसको हाईएस्ट करना चाहते हो तो इसको लोवेस्ट कर लो, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोवेस्ट हो, तो लोवेस्ट के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आयोटा की वैल्यू सबसे मिनिमम है। देखो इसके लिए होगा अपने पास आयोटा की वैल्यू 1, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा। इसके लिए तो होगा कितना, आयोटा की वैल्यू होगी अपने पास कितना 3, तो ये है, और ये कैल्शियम 1 है, तो फिर कितना हो गया। ऐसे फॉर्मूला में कहीं गड़बड़ तो नहीं दिख रही मेरे को, देख लेना भाई लोग, कैल्शियम, अच्छा दोनों सेम है, कुछ ना कुछ तो गफलत लग रही है भाई, दोनों सेम है ऑप्शन। नाइट्रेट और कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम पे +2 होता है और एन नाइट्रेट पे N3 माइनस होता है, इसको आप करोगे तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, Ca क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CaNO3 होल ट्वाइस होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला में ट्वाइस आएगा। ठीक है, एक्चुअली एक काम करो, इस ऑप्शन पर दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे ना यहाँ पे। तो देखो आयोटा की वैल्यू यहाँ पे है 3, तो 3 तो बनेंगे अपने पास NO2 माइनस एन, और कैल्शियम कितने बनेंगे अपने पास 1, तो टोटल कितना हो गया, तो 3 नंबर। इसके लिए भी आयोटा कितना आ गया 3 नंबर, इसके लिए कितना आ गया, ये ऐसे एक बार ब्रेक होगा, एक तो ये वाला एन एक ये वाला एन, तो आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए 2। तो जिसका मिनिमम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही मैक्सिमम होगा, तो ऑप्शन नंबर अपने पास 4 राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस वाले पॉइंट को याद रखना है, फ्रीजिंग क्वालिटी प्रॉपर्टी का एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्ट निकाल दोगे आप, इसको देखने की जरूरत नहीं। और बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोटा की वैल्यू। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये और देख लें। चलिए नेक्स्ट पोजीशन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है ये, ऐसे हो जाएगा देखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दोनों 6 7 7 है क्या आंसर। ठीक है, 7 है जो भी हो। ठीक है, देखो ए कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको रख करता हूँ यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, आगे बोल रखा है इट्स द 0.1 मोलर सॉल्यूशन वाटर, जो अपन दे रखा है डेल्टा टी एच इसके लिए इतना दे रखा है, और के एक्स की वैल्यू दे रखी है H2 के लिए इतनी है। और अपन से आगे क्या पूछ लिया, अज्यूम द 100% आयनाइजेशन हो रहा है ये कॉम्प्लेक्स, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इज 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखी है अपन को, और अपन से पूछा है कैलकुलेट फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स। देखो अपन को यहाँ पे सिर्फ ये पूछ दिया कि ये जो कंपाउंड अपन ने लिखा है ये कोऑर्डिनेशन की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होगा। हिंट दे दिया अपन को कि कोबाल्ट जो है, मतलब ये कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है इसका 6, इसका मतलब सबके अंदर 6 होना चाहिए, तो सबके अंदर 6 है, 5 और 1 6 है। ठीक है, अब अपन को आयोटा की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने आयोटा की वैल्यू निकाल ली तो आप फॉर्मूला बता दोगे। ठीक है, अब देखो, अब आयोटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, आयोटा की वैल्यू इसके लिए है अपने पास टोटल कितनी आ रही है 4, अगर 4 आया आयोटा की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करके 4 आई है तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो लिख देता हूँ आयोटा की वैल्यू अगर 4 आती है तो ऑप्शन फर्स्ट होगा, आयोटा की वैल्यू अगर थर्ड आती है तो अपने पास कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड। और थर्ड कब होगा, जब आयोटा की वैल्यू अपने पास 2 आती है तो। ठीक है, क्योंकि एन के अंदर 1 + 1 2, 3 2 + 1 3,
और 3+1 कितना हो गया 4, इसलिए अपन ने आईटा की वैल्यू निकाली। अब देखो आईटा की वैल्यू अपन निकालोगे कैसे, क्योंकि डेल्टा टी एफ बराबर होता है अपने पास आयोटा के एफ इंटू स्मॉल एम। आयोटा बराबर हो जाएगा अपने पास डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई के एफ इंटू स्मॉल एम। अब अपने पास इन सब की वैल्यू दे ही रखी है। देखो डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये रही, इधर देखो ये रही 0.558। ओके, उसके बाद में है अपने पास कि ये जो है मतलब अ, अच्छा इधर देखो ना 100% आइनेशन हो, ठीक है। देखो अब अपने पास के एफ की वैल्यू देखो, के एफ की वैल्यू है अपने पास क्वेश्चन में दे रखी है 1.86 इंटू स्मॉल एम मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.1 मोलर, ऊपर ऊपर टॉप में दे रखी है इधर इधर 0.1। इसको आप सॉल्व करोगे तो आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेना, या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी या 4 आएगी या 5 आएगी, जो भी आएगा वो आंसर है, उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेशन कर लेना आप, सिंपल। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, mercury of methanol and ethanol solution is represented by the equation। अपने पास ये इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रखा है इसको, P इक्वल टू 120 TA और सॉरी XA प्लस 140, वेयर द एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल, ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ PA नॉट डिवाइडेड बाई एक्स। पी ए डिवाइडेड बाई एक्स से कैसे आएगा, देखो पी ए बराबर अपने पास होता है इंटू एक्स ए इंटू पी ए नॉट, ठीक है, पी नॉट ए। तो अपने पास पी नॉट ए बराबर कितना हो जाएगा पी ए डिवाइड बाई एक्स, यानी अपन को क्या निकालना है पी ए नॉट। पी ए नॉट है क्या यहाँ पे प्योर फॉर्म के अंदर मेथेनॉल की मेथेनॉल का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म के अंदर। मैंने ए जो टर्म्स लिए ये मान लो एक ही टर्म्स में है, जो है वो मेथेनॉल है। एथेनॉल जो मान लो उसको बी मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो अपन को ये निकालना है पी ए नॉट, इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, निकालना है अपन को पी ए नॉट, पी नॉट ए। अब कैसे निकालोगे, देखो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को अपन इक्वेट करेंगे, पी बराबर होता है अपने पास, पी टोटल बराबर होता है, पी टोटल बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, और पी ए बराबर अपने पास होता है एक्स ए इंटू पी नॉट ए, ठीक है। ऐसे ही पी बी बराबर कितना हो जाएगा एक्स बी पी नॉट बी इंटू क्या होगा पी टोटल। तो पी टोटल जो है अपने पास फ्रिक्शन में पी दे रखा है, ठीक है, पी मानते हैं इसको। एक्स ए, एक्स ए कैसे निकालोगे, हियर मोल फ्रैक्शन अपन को बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इन द मोल फ्रैक्शन मेथनॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है अपने पास एक्स अपन को पता नहीं है, तो एक काम करो, यहाँ पे अपन को ये तो पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो एक काम करो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल लो, अच्छा एक्स बी की निकाल लो 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि यहाँ पे जो इस इक्वेशन में है एक्स ए की टर्म्स में दे रखा है। तो एक काम करो बी की वैल्यू पुट करो एक्स बी की, तो एक्स ए पी नॉट ए प्लस ये हो गया 1 माइनस एक्स, ये अपन बी की वैल्यू रखी रहे ना, तो एक्स ए इंटू पी नॉट पी, उसको आप सॉल्व करोगे आगे जा करके, तो एक्स ए पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इंटू कितना हो गया, अच्छा माइनस माइनस ये हो जाएगा अपने पास एक्स ए इंटू पी नॉट बी। तो एक काम करो यहाँ से कॉमन ले लो इसको, और इसमें से दोनों में से कॉमन ले लो एक्स ए, एक्स ए आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा अभी अपने पास, तो ये बच गया अपने पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, मतलब ये बच गया अपने पास पी बराबर। ये इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ नजर आएगा, इस इक्वेशन से आप इसको मिलाओ, इससे इक्वेट से इक्वेट करोगे तो देखो अपने पास ये जो पी नॉट बी जो है उसकी वैल्यू आ गई अपने पास डायरेक्टली 140। तो अपने पास डायरेक्ट लिखो पी ए नॉट बी इक्वल टू आ गया 140
mm ऑफ Hg, ठीक है। अब देखो उसके बाद में रिलेट करो इससे, यानी कि x से तो एज इट इज है, और इसकी जगह कितना है 120, और ये कितना है इसके इक्वेट कर दो इससे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इक्वल टू है अपने पास 120। तो अपन को यहाँ से पी नॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, 120, ये कितना है भाई अपने पास 120 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस पी नॉट बी, तो अपने पास 120, पी नॉट बी की वैल्यू अपने पास है 140, प्लस 140 तो कितना आ जाएगा अपने पास 260 mm ऑफ एच, ठीक है। ये आ गया अपने पास पी नॉट ए। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया पी नॉट ए का, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि पी नॉट ए वो किसके बराबर है, अभी मैंने बताया था आपको, पी ए डिवाइड बाई एक्स ए के, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। तो भाई लोगों आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।